Assalamu alaikum students. So today we are going to start our second chapter of Principle of Management, and the name of this chapter is Management Yesterday and Today. कभी आपने सोचा है कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सिर्फ आज का नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना है। जब पुराने दौर में लोग पिरामिड्स बना रहे थे या ग्रेट वॉल्स कंस्ट्रक्ट हो रही थी, वहाँ भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडरशिप एग्जिस्ट करती थी। फिर वक्त बदला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, मशीन्स ने ह्यूमन एफर्ट्स को रिप्लेस किया और ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती चली गई। यहाँ से मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। और आज मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल्स नहीं बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुई कल से आज तक, और आज से कल तक का सफ़र कैसा होगा। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। अच्छा, ये आगे कुछ 2-3 स्लाइड्स में आपको मैं लर्निंग आउटलाइंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब ये आगे जाके हम लोग पढ़ रहे होंगे। अगली स्लाइड है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या थी और क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे आगे अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और द सिस्टमेटिक अप्रोच, द सिस्टम अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करता, जब इनकी प्रॉपर एक स्लाइड्स आएंगी तो उसमें हम इसको थॉरली पढ़ेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम उस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आज से पहले वक्तों में हुआ करती थी, और उसको किस तरह से, मतलब उसमें क्या चेंजेस आए डिफरेंट दौर में। डिफरेंट लोगों ने कुछ इस पे रेवोल्यूशन लेकर आए, कुछ चेंजेस लेकर आए, अपने मैनेजमेंट थ्योरीज दी। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। मतलब एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन हो या चाइना की ग्रेट वॉल, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं थे बल्कि मैसिव मैनेजमेंट एग्जांपल्स थी। इतने लार्ज वर्कफोर्स को मैनेज करना, रिसोर्सेज प्लान करना और डेडलाइंस मीट करना, ये सब स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और लीडरशिप के बगैर पॉसिबल नहीं। सो अब ज़रा वेनिस की तरफ चलते हैं, जहाँ वेनिशियंस ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने वॉरशिप्स बनाने के लिए असेंबली लाइन जैसा प्रोसेस यूज़ किया, यानी काम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया। इसी से एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और काम फास्ट और ऑर्गेनाइज हो गया। ये मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम की अर्ली फॉर्म। सो अब ज़रा एडम स्मिथ को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। सो 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश की। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, यानी एक बड़ा काम छोटे छोटे स्पेशलाइज टास्क में डिवाइड कर देना। इस अप्रोच से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई क्योंकि हर वर्कर अपने स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट बन जाता है। सो उसके बाद आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ सब कुछ चेंज हो गया। मशीन्स ने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया और प्रोडक्शन का स्केल बहुत बड़ा हो गया। इस वजह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करने लगी और उन्हें मैनेज करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। यहाँ से मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेजर मैनेजमेंट थ्योरीज, यानी मैनेजमेंट टाइम के साथ इवॉल्व हुई। सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ, किस तरह से इजिप्ट और चाइना में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। फिर एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरीज दी, और उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो फोकस करता है एफिशिएंसी पर, काम को बेस्ट तरीके से करना। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, जहां हम डेटा, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हमें ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करते हैं। और सिस्टम अप्रोच उसके बाद है, कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जहां सब पार्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल ठीक ये बात बोल रहा है, ठीक है। बट अभी मेरा फोकस ये है कि आपको इन अप्रोचेस के बारे में बताऊं। मज़ीद इस पे जब इनकी पर्टिकुलर स्लाइड्स आएंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आता है कंटीजेंसी अप्रोच, जो कहता है कि हर सिचुएशन के लिए अलग मैनेजमेंट स्टाइल होता है। तो मैनेजमेंट थ्योरी सिंपल से
कॉम्प्लेक्स और ह्यूमन फोकस्ड अप्रोच तक इवॉल्व हुई। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर ने, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने 1911 में एक अपनी फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको पब्लिश किया, और इस थ्योरी का मेन फोकस है कि हर काम को साइंटिफिक मेथड से एनालाइज किया जाए और उसका वन बेस्ट वे फाइंड किया जाए, यानी हर जॉब के लिए सबसे एफिशिएंट तरीका आइडेंटिफाई किया जाता है। इस अप्रोच के 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना विथ प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट। दूसरा, स्टैंडर्डाइज मेथड, यानी हर काम एक बेस्ट तरीके से किया जाए। और तीसरा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, यानी वर्कर्स को रिवॉर्ड दिया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। सिंपल वर्ड्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल है एफिशिएंसी इंक्रीज करना और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट को फर्दर डेवलप किया फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने। इनका फोकस था वर्कर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, स्पेशली अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस करके, यानी कि अगर वर्कर कम मूवमेंट्स में काम करे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। इस पर्पस के लिए उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की, माइक्रोनोमीटर, जो वर्कर के मोशंस को मेजर करता था ताकि बेस्ट वर्किंग मेथड आइडेंटिफाई किया जा सके। अब बात करते हैं कि आज मैनेजर साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। पहला, टाइम और मोशन स्टडीज़, जिससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जाती है। दूसरा, बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हायर करना, यानी राइट पर्सन को राइट जॉब दे देना। और तीसरा, इंसेंटिव सिस्टम डिज़ाइन करना, जहां वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे रिवॉर्ड दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, आज भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना। सो अब हम बात करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की। इस अप्रोच के 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर। फ्योल का मानना था कि मैनेजमेंट एक सेपरेट फंक्शन है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ से डिफरेंट होता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए जो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं। इन प्रिंसिपल्स का एम था मैनेजमेंट को इफेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड बनाना। दूसरी तरफ मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन जहां क्लियर रूल्स और स्ट्रक्चर हो। उन्होंने एम्फेसाइज किया रैशनैलिटी, यानी डिसीजन लॉजिक पर बेस्ड हो, प्रेडिक्टेबिलिटी, सिस्टम कंसिस्टेंट हो, इम्पर्सनैलिटी, पर्सनल बाइस ना हो, और टेक्निकल कॉम्पिटेंस, स्किल्ड लेबर को हायर किया जाए। सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट बनाने पे फोकस करती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में बताया था कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, तो अब उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या थे। सो सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को डिवाइड करना फॉर एफिशिएंसी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो। डिसिप्लिन, रूल फॉलो करना ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय एक बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका गोल सेम हो। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन। रेम्यूनरेशन, यानी फेयर सैलरी और रिवॉर्ड। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग का लेवल बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन, क्लियर हिरार्की या चेन ऑफ कमांड हो। ऑर्डर, राइट पर्सन राइट प्लेस। इक्विटी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय को आइडिया देने का चांस मिले। स्प्रेड द कॉर्स, टीम स्पिरिट और यूनिटी मेंटेन हो। सो सिंपल वर्ड्स में ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट, स्ट्रक्चर्ड और सक्सेसफुल बनाते हैं। ये ओवरऑल फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। ये ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। सो इस स्लाइड में हम बात करेंगे वेबर्स के ब्यूरोक्रेसी मॉडल की। वेबर्स के मुताबिक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ क्लियर स्ट्रक्चर और रूल्स हों, एंड डेफिनेटली इट इज़ राइट, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी करियर की एग्जांपल अगर आपको दूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें मैंने काम करा जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड थी, वहाँ पे देखें आपको काम करने में मज़ा आ रहा होता है,
ठीक है, आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होते। व्हाट इफ़ के मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ कि मेरी एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कोई एचआर पॉलिसी नहीं बनी हुई थी। तो होता ये था कि व्हाट इफ़ के किसी को लोन चाहिए, किसी एम्प्लॉय को लोन चाहिए, तो उसको लोन लेने से पहले पता नहीं होता था कि लाइक ये लोन मुझे मिलेगा भी या नहीं। क्यों? कभी किसी बेसिस पे लोन रिजेक्ट हो जाते थे, कभी कोई बड़ा प्रॉब्लम भी ना हो या बड़ी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी ना हो किसी एम्प्लॉय की, तो उसके लोन भी अप्रूव हो जाते थे। तो अगर चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक अगर पहले से पॉलिसी डिफ़ाइन होती, तो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को लोन की रिक्वेस्ट से पहले ही पता होता था कि उनको ये लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सर्टेन उनकी लाइक रूल्स होते हैं लोन के, कि इस पॉलिसी के तहत इस एम्प्लॉय को लोन मिल सकते हैं जो कि इस पॉलिसी में फॉल करते हैं। सो बेसिकली हाँ, अब हम वेबर्स की ये जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है इसको मज़ीद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वही जो बात कर रहे थे कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। दूसरा, इम्पर्सनैलिटी, डिसीजन पर्सनल लिंकिंग या पर्सनैलिटी पर ना हो बल्कि रूल्स की बेसिस पर हो। तीसरा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लोगों को जॉब्स उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन की बेसिस पे दी जाए। इसके अलावा क्लियर हिरार्की होती है जहाँ अथॉरिटी का फॉलोअप बॉटम से टॉप तक किया जाता है और हर पोजीशन के डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो सिंपल वर्ड्स में ब्यूरोक्रेसी का गोल है ऑर्गेनाइजेशन को फेयर, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिडिक्टेबल बनाना। क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसे ऑपरेशंस रिसर्च या मैनेजमेंट साइंस भी कहा जाता है। सो बेसिकली इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि MBA के इस पूरे जर्नी में हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी कर रहे होंगे जिसका नाम मैनेजमेंट साइंसेस है। तो मैनेजमेंट साइंसेस का एक पूरा कोर्स आगे जाके जब टाइम आएगा तो हम वो पढ़ लेंगे। सो पहले पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या थी। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये डेवलप हुई। उस वक्त मिलिट्री को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, जैसे लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल, जहां मैथमेटिकल और स्टैटिकल मेथड्स यूज़ किए गए। इस अप्रोच का फोकस होता था बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स यहाँ यूज़ करते थे स्टैटिकल और ऑप्टिमाइजेशन रूल्स और मॉडल्स, इंफॉर्मेशन मॉडल्स और कॉम्प्लेक्स बेस्ड मॉडल्स। तो सिंपल वर्ड्स में ये अप्रोच मैनेजमेंट को डेटा ड्रिवन और साइंटिफिक बनाती है ताकि डिसीजन एक्यूरेट और एफिशिएंट। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी OB की। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है लोग काम की जगह पर कैसे बिहेव करते हैं, उनके एक्शंस, इंटरेक्शंस और एटीट्यूड के बारे में। आसान अल्फाजों में ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट ना लोग होते हैं, मशीन्स या सिस्टम नहीं। OB का फोकस यही समझाना होता है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है और उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है ताकि प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन दोनों इंक्रीज़ हों। सो अब बात करते हैं OB के अर्ली एडवोकेट्स की। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बारे में बात करी, लोगों के बिहेवियर्स और ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का कैसे कनेक्शन डेवलप करा, वो कौन लोग हैं। सो रॉबर्ट ओवन ने कहा था कि एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे बिहेवियर करना ज़रूरी है क्योंकि हैप्पी वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। हुगो मन्सबर्ग ने साइकोलॉजी को मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया, मतलब ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को समझाया। मैरी पार्कर ने एम्फेसाइज किया कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। और चेस्टर बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सिस्टम कहा जहां कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत शुरू में लोगों के बिहेवियर्स के बारे में बात करी। तो OB हमें यही सिखाते हैं कि लोगों को समझना सक्सेसफुल मैनेजमेंट का कोर है। सो इस स्लाइड में हम एक और मैनेजमेंट अप्रोच की बात करेंगे। सो इसका नाम है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम का मतलब सिंपली ये होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों और डिपेंडेंट हों और मिलकर एक यूनिफाइड होल बनाते हैं। मतलब अगर एक पार्ट चेंज हो तो पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। अब सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है क्लोज सिस्टम। ये सिस्टम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता,
ना कोई एक्सटर्नल इनपुट लेते हैं ना आउटपुट देते हैं, यानी ये सिस्टम कम्प्लीटली इंटरनल होता है, जैसा कि एक आइसोलेटेड मशीन। दूसरा है ओपन सिस्टम। ये सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है। ये इनपुट्स लेता है जैसे रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, उनको प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट देते हैं जो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिंपल एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है क्योंकि एक सोसाइटी से रिसोर्सेज लेती है और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वापस सोसाइटी। तो सिस्टम अप्रोच हमें ये सिखाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह होती है जहाँ हर पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रहा होता है। तो किसी भी एक पार्ट के हिलने से या उसको चेंज करने से ओवरऑल सिस्टम चेंज हो जाता है। अच्छा, सिस्टम अप्रोच के इम्प्लीकेशन समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले बात, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एसेंशियल होती है। हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, वरना पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात, इंटरडिपेंडेंस। एक डिपार्टमेंट का डिसीजन दूसरे डिपार्टमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे एचआर की हायरिंग डिले हो तो ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेटेड नहीं होती, उन्हें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करना होता है, जैसे मार्केट चेंजेस और कंपटीशन। सो सिंपल वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन, इंटरडिपेंडेंस और एडॉप्शन ही सिस्टम अप्रोच की implications. So let's move to the other slide, and now we are going to study another approach which is called contingency approach. So इस अप्रोच का बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी मैनेजमेंट का रूल या स्टाइल हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसा नहीं होता, यानी यूनिवर्सल नहीं होता। अच्छा, इस कंटीजेंसी अप्रोच को सिचुएशनल अप्रोच भी कहा जाता है। ये बताती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होते हैं और हर सिचुएशन भी अलग होती है, इसलिए मैनेजर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मतलब जो मेथड एक सिचुएशन में बेस्ट रिजल्ट दे, ज़रूरी नहीं वो दूसरी सिचुएशन में भी अच्छे से काम करे। यानी मैनेजमेंट को सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना होता है। अगर सिचुएशन चेंज हो तो डिसीजन भी चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक टीम में स्ट्रिक्ट लीडरशिप काम कर सकती है, लेकिन किसी क्रिएटिव टीम में आपको फ्लेक्सिबल और पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज़ करना होगा। इस अप्रोच के जो की आइडिया है वो ये है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सो सिंपल वर्ड्स में इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है राइट अप्रोच, राइट टाइम और राइट सिचुएशन के मुताबिक उसे यूज़ करना। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पॉपुलर कंटीजेंसी वेरिएबल्स की। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन साइज़। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। मतलब लोगों, डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस को मैनेज करना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा फैक्टर है टास्क टेक्नोलॉजी, यानी काम का नेचर। अगर काम रूटीन है तो उसके लिए सिंपल स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट कंट्रोल चलता है, लेकिन अगर काम नॉन रूटीन या कस्टमाइज है तो यहाँ फ्लेक्सिबल लीडरशिप और डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स चाहिए होते हैं। तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल अनसर्टिनिटी। अगर एनवायरनमेंट स्टेबल हो तो एक फिक्स स्ट्रेटजी काम करती, लेकिन अगर एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा हो तो पुरानी स्ट्रेटजीज फेल हो सकती हैं, यानी एडेप्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। और लास्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एम्प्लॉय की थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस एंड वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होती है, इसलिए मैनेजर्स को हर इंडिविजुअल को समझकर उनके मुताबिक मैनेज करना होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ की। आज का मॉडर्न मैनेजमेंट में कुछ की ट्रेंड्स हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ई बिजनेस, नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सब ट्रेंड्स आज की ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक, कम्पेटिटिव और इनोवेटिव बनाते हैं। सबसे पहला ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन। आज ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लोकल लेवल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट करती हैं। इसमें मैनेजर्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम करना होता है, जहाँ कल्चरल और पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं। साथ ही कंपनीज कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए अपनी जॉब्स को लो कॉस्ट कंट्रीज़ में शिफ्ट भी करती हैं। नेक्स्ट है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आज वर्कफोर्स पहले से ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी है,
जेंडर, एथनिसिटी और कल्चर डिफरेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। साथ ही एजिंग वर्कफोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोग ज़्यादा अरसा काम करते हैं, रिटायरमेंट डिले हो रही है। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट्स और वर्कफोर्स मैनेजमेंट के न्यू चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम एंटरप्रेन्योरशिप और ई बिज़नेस एंड लर्निंग के बारे में बात करेंगे, यानी नए बिज़नेस स्टार्ट करना अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिस पर। इसमें इनोवेशन, ग्रोथ और न्यू आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है ई बिज़नेस, जहां ऑर्गेनाइजेशंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू अपना काम करती हैं, और ई कॉमर्स उसका वो पार्ट है जहां सेल्स और मार्केटिंग होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कंटिन्यूसली सीखती हैं और एडाप्ट करती हैं, और नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है इंफॉर्मेशन को गैदर और शेयर करना ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। यानी ऑर्गेनाइजेशंस को लर्निंग बेस्ड और इनोवेटिव होना ज़रूरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक फ़िलासफ़ी है जहाँ फोकस होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे और कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को डैनिंग और जुरन ने प्रमोट किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस फोकस, एक्यूरेट मेजरमेंट और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। तो ये था टुडेस ट्रेंड्स एंड कंटीजेंसी फैक्टर्स जो मॉडर्न मैनेजमेंट को डायनामिक और इफेक्टिव बना। So students, now I am going to wrap up our second chapter, management yesterday and today. So हमने स्टार्ट किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जहाँ एंशिएंट इजिप्ट और चाइना के मैसिव प्रोजेक्ट्स ने हमें ये समझाया कि मैनेजमेंट कितनी पुरानी प्रैक्टिस है। फिर वेनेटियंस ने असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा और एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू प्रोडक्टिविटी का आइडिया दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया और मॉडर्न मैनेजमेंट की नीड को हाईलाइट किया। इसके बाद हमने देखा क्वांटिटेटिव अप्रोच, जहां डिसीजन मेकिंग को साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन बनाया गया। स्टैटिक्स और मैथमेटिकल मोड्स को यूज़ किया गया इस अप्रोच में। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आया, जहां फोकस होता था लोगों पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट ह्यूमंस होते हैं। उसके बाद हमने सिस्टम अप्रोच और उसकी इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ा, जहां ऑर्गेनाइजेशंस को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखा जाता है, जहां कोऑर्डिनेशन, इंटरडिपेंडेंस और एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ा। कंटीजेंसी अप्रोच क्या होती है, जहां ये समझा कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर सिचुएशन अलग होती है और मैनेजमेंट को उसके मुताबिक चेंज करना पड़ता है। और लास्ट में हमने कंटीजेंसी वेरिएबल एंड करंट ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। जैसे ग्लोबलाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ई बिज़नेस, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और क्वालिटी मैनेजमेंट जो आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को शेप कर रहे हैं, ये हमने कंटीजेंसी अप्रोच के वेरिएबल में और करंट ट्रेंड्स में पढ़ा। तो सिंपल वर्ड्स में ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि मैनेजमेंट एक इवॉल्विंग फील्ड है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है और हर सिचुएशन के मुताबिक एडॉप्ट करती है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।